पंछी ये समझते हैं कि गगन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि गगन बदला है, हंसते हैं सितारे कि चमन बदला है, पर संसार की खामोशी तो यही कह रही है कि लाश वही है, कफन बदला है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। सम्मानीय मंच और मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में बैठे आप सभी लोगों को हमारे उन तमाम महापुरुषों का वंदन करते हुए आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। और मैडम ने मुझे एक कैलेंडर दिया था मूल निवासी टाइप का, शायद आपके पास भी होगा। कल 26 जुलाई की साहू जी महाराज ने जो 50% का आरक्षण दिया था, उसके लिए भी आप सभी को बधाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में भी जो आज तक जो सरकारें चली है, कभी कांग्रेस की, कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की और थोड़ी बहुत क्षेत्रीय पार्टी की इधर इधर की रही है, तो आपने फील किया होगा कि हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का किसी ने भी ठीक तरह से पालन नहीं किया है। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म करने का मामला बना हुआ है। अनटचेबिलिटी खत्म हुई क्या? नहीं हुई। और वो इसलिए नहीं हुई है कि हम खुद अनटचेबल रहना चाहते हैं। हमारे समाज का वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, उसकी भी मेंटेलिटी बनी हुई है कि ब्राह्मण के घर की चाय पीगा तो अपने आप कब धो देगा। अरे जानवर भी, कुत्ता भी कहीं खाता पीता है तो वो क्या बर्तन धोता है, लेकिन आदमी, मतलब आदमी कुत्ते से भी अंतर है। और भारत का संविधान इस देश के आदमियों को इंसान बनाने का रास्ता खोल रखा है, और गलती हमारी है कि हम इंसान नहीं बन पाए। एक महान दार्शनिक कहते हैं कि मृत की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत है। हम ऐसे अंधेर जगत में निवास करते हैं जो हमारी करनी का फल है, और अगर हमको खुद को जानना है तो हमें हमारी असफलताओं से जानना होगा। और हमारी असफलता क्या है कि हम इंसान नहीं बन पाए। इंसान की सकल सूरत तो है, पर इंसान की जो वैल्यू है वो हम समझ नहीं पाए। आपको जो वोट देने का अधिकार मिला है वो किसी पूंजीवाद के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर नहीं, वो केवल इंसान होने की वजह से मिला है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, या फिर चाहे पानी हो, ह्यूमन वैल्यू क्या है? एक है। और इसीलिए 18 साल का युवा और 80 साल का बुजुर्ग, उसकी वैल्यू क्या है? एक है। साथियों, और हाँ, ह्यूमन वैल्यू क्या है? एक ही है। और दुश्मन को ये बात बहुत खटक रही है। कौन सी बात? दुश्मन को ये बात बहुत खटक रही है कि 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमने रानियों की नसबंदी कर दी है, तो ये बात दुश्मन को बहुत खटक रही है। ये बाबा साहब का संदर्भ आपको मालूम होना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात बोले।
और उसके बाद भी हम इस देश की सत्ता को अपने हाथ में नहीं लिए तो नालायक कौन हुए? दुश्मन क्या हम दुश्मन को अगर दोष देते रहेंगे तो दोष देने से बाद मुझे लगता है कि दोष देने से बात नहीं कर पाएगी, है ना। हम मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की बात करते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बजाय हम पर्सनल डेवलपमेंट में लग जाते हैं। फिर वो सुप्रीमो, डीओ वर्सी कॉन्सेप्ट, जातिवाद और ये सब फालतू में ये विकसित होते रहता है। भारत के संविधान की प्रियम्बल की जो अभी प्रदीप भाव ने बोले हैं कि भारत के संविधान की प्रियम्बल की जो पहली लाइन है वो क्या कह रही है? हम भारत के लोग। कहाँ के लोग? हम भारत के लोग। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड मैन। मतलब किसी भी क्षेत्र, भाषा, किसी कोई भी व्यक्ति हो उसके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम भारत के लोग इस देश को संपूर्ण प्रबुद्ध, ये जो लाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये आप समझो। और ये विषय भी इसलिए रखा गया है। और हम पिछले इतिहास की अगर बात करते हैं तो बात रखते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं वो क्या है? राजा महाराजा रहे हैं। तो क्या उन राजाओं महाराजाओं के खून का हमारे अंदर शोभा भाग भी नहीं है? शायद नहीं, वैसा लग रहा है। अरे कहीं अगर किसी पेड़ में कहीं फल लगे और वो फल, उस पेड़ का फल कहीं गिर पड़ जाए और उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो अंकुरित होता ही है। और अगर हम अपने राजाओं महाराजाओं की औलादे रहे हैं और राजा बनने की तमन्ना अगर पैदा नहीं हो रही है तो कुछ शंका है, गुड डाउट। या तो फिर उस बीच में घालमेल है या फिर हमारा स्वाभिमान मर गया है कि हम जिंदा होते हुए भी मुर्दा लोग हैं। आपने देखा होगा इस ब्राह्मणी व्यवस्था में पत्थरों में जान डाली जाती है। सही बात है। वो जो ब्राह्मण है प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वो पत्थरों में क्या डाल देता है? और हम जीते जाते लोगों पे जान नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। आप ताली मत बजाइए, मैं ताली का बहुत विरोध करता हूँ। आपके हाथ नहीं, आपके कान खुले होने चाहिए। यहाँ दिल के तार नहीं, दिमाग के तार छेड़े जा रहे हैं और इसकी आपको सख्त जरूरत है। और हमारे यहाँ बामसेन के अध्यक्ष और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, मैडम नीलिमा बागले मैडम जी बैठी है जो इस मुर्दा समाज में जान डालने का काम कर रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। अभी पूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं मिली है। हमारे पुरखों ने पूरी जिंदगी लगा दी कि हम आने वाली पीढ़ी को खुशहाल रूप में देखना चाहते हैं और खुशहाल इस रूप में कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई दूरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी कोई संविधान रहा जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने काउंटर करके अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय को काउंटर करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट दिया। और उसी आंदोलन के तहत हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन काल में आंदोलन चलाए। परिणाम स्वरूप ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए
तो उन्होंने सारी स्टडी को लिपिबद्ध करके हमको वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि इस देश के खजाने की चाबी हमको सौंपी, हमने क्या किया, उस चाबी को हमने दुश्मन को ट्रांसफर कर दी। तो क्या इसीलिए कि जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब इस देश को, भारत को संविधान देने जा रहे थे, मतलब संविधान सौंपने जा रहे थे, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, वो जो खुश नजर आ रहे थे, तो उस चेहरे को की मुस्कुराहट देख के जे.पी. कृपलानी ने उनसे एक सवाल पूछा। वो सवाल मैं आपको पिछला बता चुका हूँ। वो सवाल पूछा कि बाबा साहब आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? बाबा साहब आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब ने उसको टाले, लेकिन जब कृपलानी ने वो सवाल रिपीट किया तो बाबा साहब ने बोला कि हाँ मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ, और वो खुश इसलिए नजर आ रहा हूँ क्योंकि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। कहाँ से पैदा होगा? वो वोट के माध्यम से। तो उसके बाद की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। तो कृपलानी ने कहा कि बाबा साहब ये भी याद रखो कि तुम्हारे लोग बिकाऊ है, हम जैसा चाहें उसे वैसा खरीद सकते हैं, और आज वैसा ही हो रहा है। सही बात है कि नहीं? वैसा ही हो रहा है। बाबा साहब ने फिर कहा कि हमें बिकने वाले लोग नहीं, टिकने वाले लोग चाहिए, और जिस दिन ये टिकने वाला समाज पैदा होगा, ये ईवीएम ईवीएम ये कोई मायने नहीं रखेगा, ये कोई कुछ मायने नहीं रखेगा। लेकिन बाबा साहब ने जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया कि लीडर की ड्यूटी है कि वो समाज को गाइड करे, मोटिवेट करे और उसको ऑर्गेनाइज करे, वो हमारे समाज का ऐसा लीडर अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए नहीं कर पाया है, और वो अवसर हमें मिला है कि अगर कर लेते तो हमारे पास करने को कुछ बचता नहीं, और इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव चांस है कि जो अभी तक किसी ने कुछ नहीं कर पाया उसको करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए कुछ लोग बाबा साहब का एक स्टेटमेंट देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कीज मास्टर की, कौन सी की? सभी समस्याओं का ताला खोल सकती है। कौन सी की? पॉलिटिकल की। आज तक खुला क्या? आज तक खुला? किसी भी देश की उसकी जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान रोजगार और शिक्षा से ही हासिल होने वाला है। लेकिन इस भारत के प्रधानमंत्री को मंदिर बनाने के लिए 47,000 करोड़ मिल जाते हैं, लेकिन रोजगार के लिए उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये बहुत ही विचित्र बात है। हम संविधान के तहत जो शपथ लेते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं कि इस देश की जनता के सम्मान और सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन शपथ लेने के बाद हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते। साथियों, ये बिखरे के चरित्र ने हमारे समाज में हीरो वर्सी कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और इस हीरो वर्सी कॉन्सेप्ट ने पूरे समाज को भेज डाला। आपको एक पौधा याद होगा, अरंडी, किसी ने सुना? शायद वो कोई भाषा बोलते होंगे ना। वो गुच्छों में बनता है, और जब तक वो मैच्योर नहीं होता, जब तक वो पकता नहीं, उसके फल एक साथ रहते हैं। और जैसे ही वो पकता है
तो उसके बीच छिड़ककर दूसरे पेड़ों पर चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हमारे नेताओं का रहा है कि जब तक वो नेता नहीं होता, वो समाज का होता है, और जब वो नेता बन जाता है तो फिर वो उधर चल जाता है। हाँ, तो वो फिर सोशल इंजीनियर है, ऐसी इंजीनियर के बीच में। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में क्रांति लाना बहुत जरूरी। क्रांति का मतलब खून बहा देना नहीं, क्रांति का मतलब है विषमतावादी व्यवस्था को जड़मूल से नष्ट करना और समतावादी व्यवस्था को स्थापित करना। ये सीधा सीधा काम है। व्यवस्था में सुधार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और अंत में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बार भी ये लाइन कह देना चाहिए, मुझे लगता है कि कह देना चाहिए और सबको कह देना चाहिए। अभी मैडम ने कही थी कि समुंदर ने जिद की है, समुंदर ने जिद की है समुंदर में तूफान लाने की, तो मैंने भी जिद की है उस तूफान में नाव चलाने की, उस तूफान में नाव चलाने की। और ये नाव मैं अकेला नहीं चलाऊंगा, यहाँ जो टीम बैठी है ये नहीं चलाएगी, ये आप सब हम मिलकर ये नाव चलाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय हड़प्पा सभ्यता। हमें बिकने वाले नहीं बल्कि टिकने वाले लोग